जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जीके एवं जीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने। दोस्तों आप हमारे क्वेश्चन सीरीज को ही पता कर पाएंगे, देख के आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके यह प्रश्न आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आते रहे हैं और इनके आने की पूरी संभावना है। दोस्तों आइए बिना कुछ समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी दो एक वर्ड हैं जो कि बार बार पूछा जाता है कि ये हैं क्या, इनसे संबंधित क्या चीजें। दोस्तों आप यह जानिए कि जो वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो संतानोत्पत्ति होती है उसकी क्षमता को रोकने के लिए जो नसबंदी की जाती है यह उनसे जुड़ा हुआ है। मतलब यदि आप अनवांटेड चाइल्ड है या फिर उसे नहीं चाहते हैं बर्थ देना तो उसको रोकने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, नसबंदी की जाती है। यदि यह नसबंदी पुरुषों में की जाए दोस्तों, पुरुषों में नसबंदी की जाती है तो यह कही जाती है वैक्सोटोमी, और वहीं पर दोस्तों यदि यह महिलाओं में नसबंदी की जाती है तो यह कही जाती है ट्यूबेक्टोमी। तो यह दोनों आपको टर्म याद रखने हैं। वैक्सोटोमी मतलब पुरुषों में नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी मतलब दोस्तों महिलाओं में नसबंदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि साबुन का जो घोल होता है उसके बुलबुले रंगीन क्यों प्रतीत होते हैं। आप सभी ने देखा होगा मैक्सिमम कि हम लोग जब साबुन या फिर जितने भी डिटर्जेंट होते हैं उनको हम लोग घोलते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं, झाग बनते हैं। उनको ध्यान से देखेंगे तो उनका कलर रंगीन होता है। दोस्तों ये रंगीन आखिर क्यों दिखाई देते हैं हमें, तो इसका सिंपल सा रीजन दोस्तों कि प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। आपको यह ध्यान रखना है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के रिफ्लेक्शन संबंधित चीजें हैं। तो यह प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। तो आपको यह प्रश्न याद होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जो विटामिन ए है, कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, अलग अलग विटामिन होती है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो विटामिन ए है इसका संग्रह किस अंग में होता है। दोस्तों इसका जो संग्रह होता है यह होता है हमारे यकृत में, जो लीवर होती है दोस्तों, हम लोग इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। दोस्तों विटामिन ए का संग्रह या फिर कलेक्शन कह लें, डिपोजिशन बोल लें, यह कहाँ होता है तो हमारे यकृत में होता है। और दोस्तों यकृत को ही हम लोग लीवर के रूप में भी जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यकृत में भोजन के किस तत्व का पाचन होता है दोस्तों, तो यह पाचन होता है यहाँ पर वसा का। किसका पाचन होता है दोस्तों, वसा का। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि जो भोजन है हम लोगों को तेल अधिक नहीं खाना चाहिए, ऑयली चीज़ अधिक नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारा लीवर खराब हो जाता है। क्यों भाई, कि जितना ज़्यादा ऑयली खाएंगे हमारे यकृत को, हमारे लीवर को उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और तेल के खाने से क्या होता है हमारा लीवर ज़्यादा खराब होने की संभावना होती है। तो आप उससे भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि वसा या फिर तेल का पाचन कौन करता है हमारे साथ दोस्तों, तो वह करता है यकृत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो, CO को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, दो चीजें हैं। यदि CO2 रहेगा दोस्तों तो वह होगा आपका क्या होगा दोस्तों, वह होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यदि केवल C और O रहेगा दोस्तों तो यह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों अलग अलग गैसें हैं, आपको ध्यान रखनी है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा, O2 मतलब ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। क्यों, तो भैया ध्यान रखिएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है हमारी, इसलिए दम घुटने लगता है कि हमारे जो शरीर में हीमोग्लोबिन होती है हमारे यह शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद फेफड़े में जब ऑक्सीजन जाती है तो यह हीमोग्लोबिन के साथ, जो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ बाइंड होकर दोस्तों हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचाई जाती है। लेकिन जब ये हमारे आसपास में जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से
अधिक तत्परता से संयोग करता है। इन दैट कंडीशन, उसके वजह से दोस्तों क्या होती है कि हमें जो दम घुटने की तरह लगता है। आप लोग मैक्सिमम सुने होंगे कि घर में कोयला जला के या फिर धुआं करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब कोयला जलाते हैं आप तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिससे क्या होती है दोस्तों कि आपका दम घुटने लगता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो भी घुलेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जो जीवाणु होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, को किन कारणों से एक पादप माना गया है। अब आप लोगों को यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीव दो प्रकार के होते हैं, एक पादप जिसको हम लोग पौधा बोलते हैं, दूसरे जंतु होते हैं जिसको हम लोग एनिमल बोलते हैं। मनुष्य एक एनिमल है, जबकि बाकी जितने आप पेड़ पौधे देखते हैं, चाहे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, जितने भी पेड़ आप देखते हैं वह पादप वर्ग में आते हैं, सभी वृक्ष या फिर पौधे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जीवाणु एक जंतु होना चाहिए, लेकिन यह एक है क्या, यह एक है पादप, यह एक है पौधा, ये प्लांट कह सकते हैं। क्यों भाई? तो एक बड़ी अच्छी खासियत है प्लांट्स की कि जो प्लांट्स की कोशिकाएं होती हैं, यदि आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो प्लांट्स की कोशिकाओं में अंतर ये बड़ा स्पष्ट होता है कि उनकी सेल के ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोशिका भित्ति। और यही कोशिका भित्ति दोस्तों इस बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है। सेल वॉल की यह उपस्थिति बैक्टीरिया के ऊपर पाई जाती है, जिसके कारण दोस्तों जीवाणु को क्या किस वर्ग में रखा गया है, पादप वर्ग में रखा गया है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कोशिका भित्ति के कारण ही जीवाणुओं को क्या कहा गया है, पादप वर्ग का माना गया है, आपका प्लांट किंगडम का माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है भैया, यह थे कार्ल वॉन फ्रिस्ट। जी दोस्तों, कार्ल वॉन फ्रिस्ट ने दोस्तों क्या किया था, जो मधुमक्खी हैं जिसको हम लोग बीज के नाम से जानते हैं, इन्होंने इनकी भाषा का अनुवाद करने का प्रयास किया था, उसका अनुवाद किया था। और इसके लिए इनको दोस्तों जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दोस्तों, इससे इनको सम्मानित भी किया गया था। और वह व्यक्ति कौन थे, तो वह व्यक्ति थे कार्ल वॉन फ्रिस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है दोस्तों विटामिन से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है हमारे शरीर में, इससे पहले प्रश्न था तो वह होता था लीवर में। अब यह है कि किस विटामिन की कमी के कारण किसी व्यक्ति को सूखा रोग होता है, तो भैया वह सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी की कमी यदि आपके शरीर में है तो आपको कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों, तो सूखा रोग हो सकता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों, तो वह माना जाता है सूर्य का प्रकाश। बाकी अन्य चीजें भी हैं, लेकिन आपका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कहूं तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत माना जाता है। कई लोग आप लोगों ने कहते हुए भी सुना होगा कि सुबह सुबह धूप लेनी चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट धूप आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारे शरीर में क्या मिलता है, विटामिन डी की कमी हमारी पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि खसरा रोग किसके कारण फैलता है। दोस्तों जो हमारे शरीर में खसरा रोग है यह फैलता है एक वायरस के कारण, एक विषाणु कारण। कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको रोग दे देगा और उसका पूछ लिया जाएगा कि इसका कारक कौन है, जीवाणु है कि विषाणु है कि प्रोटोजोआ है, क्या है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो खसरा रोग है दोस्तों यह किसके कारण फैलता है, यह फैलता है एक बैक्टीरिया कारण नहीं, यह एक वायरस। वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वायरस को बोलते हैं हम लोग विषाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए इंसुलिन के जानने से पहले कि हमारे शरीर में जो शर्करा का पाचन होता है, जो शुगर हम लोग जो खाते हैं, चीनी खा लिया, कोई मीठा पदार्थ खा लिए, तो उस मीठे पदार्थ में जो शर्करा होती है, जो शुगर होता है, उसकी मात्रा को डाइजेस्ट करने का दोस्तों हमारे शरीर में यह इंसुलिन ही कार्य करती है। कौन करती है दोस्तों, इंसुलिन। और इसकी कमी के कारण ही हमें क्या होता है, मधुमेह होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज या फिर हम लोग सिंपल भाषा में शुगर का रोग कहते हैं। तो दोस्तों इसकी कमी के कारण होता है। पूछ लिया जाता है कि मधुमेह किसके कमी के कारण होता है, तो दोस्तों यह होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अब जब शरीर में मान लीजिए इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इसको अलग से भी दिया जाता है। और इसकी खोज, जो इंसुलिन की खोज की थी, यह किया था बेंटिक बेस्ट ने। किसने किया था, बेंटिक बेस्ट ने किया था। आपको यह भी ध्यान रखना है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ पर होता है हमारे शरीर में, तो दोस्तों इंसुलिन बनता है हमारे शरीर में अग्नाशय के थ्रू।
कहाँ से होता है दोस्तों, अग्नाशय। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। यदि आप कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़ा होगा तो उसमें अग्नाशय जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं, वहां पर दोस्तों इस इंसुलिन का स्राव होता है। उसका कार्य क्या है, शर्करा का पाचन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हाइड्रोपोनिक्स, क्या दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जान रहे होंगे दोस्तों। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है हमारे विश्व में, हमारे आसपास के जगहों में क्या होती है कि पानी की कमी होती जा रही है और पानी के लिए समय दर समय उसकी जो क्षमता है, उसकी जो वाटर कैपेसिटी हमारे जो एरिया की होती है वो घटती जा रही है, जिसके कारण भविष्य के लिए दोस्तों क्या किया जा रहा है, अभी से प्रयास किया जा रहा है कि बिना पानी के लिए कैसे हम लोग खेती कर सके दोस्तों। तब वही है कि बिना मिट्टी पानी की खेती को कैसे किया जा सके, उसके लिए जो उपाय सुझाया गया है वो एक किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, आता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, सिंपल आप जान लिए कि बिना मिट्टी और पानी की सहायता से खेती की कोशिश करने के लिए जो अध्ययन चल रहा है वह आता है आपके हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोगों ने कई बार एक ऑयल का नाम सुना होगा, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल नाम का सुना होगा दोस्तों। यह इस कॉड लीवर ऑयल में किस विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस विटामिन के लिए यह कॉड लीवर ऑयल जाना जाता है दोस्तों। जो कॉड लीवर ऑयल होता है इसमें विटामिन ए और विटामिन डी, यह दोनों विटामिन दोस्तों प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा ऑयल, तो कॉड लीवर ऑयल। कौन सी विटामिन, तो विटामिन ए और विटामिन डी। डी का स्रोत बताया हमने, सूर्य का प्रकाश। और डी की कमी से कौन सा रोग दोस्तों, तो रोग का नाम भी बताया था हमको, सूखा रोग। ठीक है, आगे और आज के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। वह कौन सा टेम्परेचर है या फिर वह कौन सा ताप है दोस्तों जिस पर जो एंजाइम्स होते हैं यह सर्वाधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों। यह होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। जी दोस्तों, जो 40 डिग्री सेल्सियस है इस पर हमारे शरीर के जो एंजाइम्स होते हैं ये सर्वाधिक मात्रा में एक्टिव रहते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी है। कभी कोई पूछ लेता है कि एंजाइम की प्रकृति क्या होती है, ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, विटामिन है, प्रोटीन है, क्या है मेरे भाई। तो जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों यह एक प्रकार की क्या है, तो यह एक प्रकार की प्रोटीन है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अभी तक दोस्तों यदि आपने हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और दोस्तों ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है हमें, तो जल्दी से जाइए रुद्र IAS एकेडमी इसका सर्च कीजिए और हमें वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।